Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will continue your cell organelles, vacuoles and glyoxysomes. But before that, let me remind you कि अब तक आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Done? Thank you. Let's begin. Alright, so let's begin with our today's topic, that is vacuoles. We will talk about vacuoles and glyoxysomes in our today's session. अब हमने vacuoles के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन स्टडी किया था. What is vacuole? Vacuole is a part of a cell which stores all the excretory waste of the cell. प्लांट सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा वैक्यूल में जाके जमा हो जाता है. सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा लिपिड्स और एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो भी सारे के सारे वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं. लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने के अलावा वैक्यूल का क्या फंक्शन है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फिजियोलॉजी कैसा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो लेट अस हैव अ लुक एट द थ्योरी. पहला पॉइंट हमको क्या बताता है? वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स prominently found in plant cells. मतलब हमको क्या बोला गया है? Suppose this is your plant cell, okay, something like this, and here you can see a vacuole. एक vacuole साइड में या सेंटर में होता है. बहुत सारे vacuoles होते हैं, 2-3 vacuoles भी हो सकते हैं या एक बड़ा सा vacuole भी हो सकता है. अब हमको एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि ये जो वैक्यूल है ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है. इसके आजू बाजू में क्या है? एक मेम्ब्रेन है. ठीक है, एक मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही है. सो उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड. क्या बोलते हैं हम ऐसे स्ट्रक्चर को? मेम्ब्रेन बाउंड. मतलब जब आपका वैक्यूल किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ये आपका वैक्यूल है और इस वैक्यूल के पास आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका बाहर का आउटर लेयर बना रही है. क्या बोला मैंने? आपका जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल का जो आउटर लेयर है वो आउटर लेयर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है. ठीक है, अभी इस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? ये जो आउटर लेयर है ना हमारे वैक्यूल की, इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. याद रखो इसको. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे वैक्यूल का? दैट इट इज मेम्ब्रेन बाउंड सैक. ये एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है. सैक मतलब गोनी जैसा, जो अपने अंदर सामान भर सकता है. तो वैसे ही वैक्यूल एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है जिसके आजू बाजू में एक मेम्ब्रेन है. उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. ये याद रखो, ये एंट्रेंस में भी आता है क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 मार्क के लिए. सो द आउटर लेयर ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट और ये सेमी परमिएबल है नेचर में. आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. So vacuoles are membrane bound sac, मतलब it is covered by membrane. Membrane bound means covered by membrane. membrane से घिरा हुआ होना. Prominently found in plant cells. Prominently मतलब क्या होता है? Clearly. Prominently मतलब क्या होता है? एकदम clearly, एकदम visibly plant cell में हमको ये देखने को मिलता है. अब सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है? एनिमल सेल्स में क्या बताया गया है? इन एनिमल सेल्स व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट, एनिमल सेल्स में अगर ये वैक्यूल्स हैं, देखो एनिमल सेल्स को कंपलसरी वैक्यूल की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, वो बिना वैक्यूल के भी अपना काम कर सकते हैं. लेकिन अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एनिमल सेल में, देन दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स एंड वेरी स्मॉल इन साइज. मतलब प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स काफ़ी अनडेवलप्ड होते हैं या स्मॉल होते हैं. अब आगे क्या बताया गया है कि जनरली प्लांट सेल जो होता है उसमें परमानेंटली कितने वैक्यूल्स होते हैं? जनरली प्लांट सेल कंटेन्स 2 और 3 परमानेंट वैक्यूल्स. प्लांट सेल में वैक्यूल्स होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना वैक्यूल के प्लांट अपना वेस्ट कहाँ जाएगा, कहाँ छोड़ेगा? साइटोप्लाज्म में तो छोड़ नहीं सकता. अगर अब प्लांट अपना वेस्ट साइटोप्लाज्म में छोड़ेगा तो न्यूक्लियस में भी वेस्ट जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी वेस्ट भर जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी वेस्ट भर जाएगा. दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सेल. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द प्लांट सेल परमानेंटली कंटेन्स अ वैक्यूल. सो परमानेंटली कितने वैक्यूल्स होते हैं? 2 और 3. दिस इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर. अब आगे क्या बताया गया है? जो बड़े प्लांट सेल्स होते हैं, इन सम लार्ज प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल. जो बड़े बड़े प्लांट सेल होते हैं, देखो हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सेल की साइज सेम नहीं होती है, साइज में वेरी. तो साइज के हिसाब से अगर सेल बड़ा है तो सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स भी बड़े होंगे. तो अगर प्लांट सेल, कोई ऐसा प्लांट सेल है जो साइज में बड़ा है, तो उस सेल में एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होगा सेंटर में. जैसे कि समझो ये एक प्लांट सेल है और ये एक ही वैक्यूल प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है. तो इस वैक्यूल को हम बोलेंगे सेंट्रल वैक्यूल. क्या बोलेंगे? सेंट्रल वैक्यूल. इन सच सेल्स वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई एज मच एज 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल. मतलब इमेजिन करो कि ये आपका सेल है और इसके बीच में इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल वैक्यूल. क्या बोलेंगे इसको?
सेंट्रल वैक्यूल, और ये आपके सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। गॉट इट? ओके। द वैक्यूल्स आर बाउंड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला गया है हमको इधर पे? ये जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट जो हमने बोला, ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कैसी होती है नेचर में? सेमी परमिएबल। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। और परमिएबल मतलब क्या होता है? परमिशन देना। सेमी परमिएबल, देखो मेम्ब्रेन 3 टाइप की होती है। एक फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल में क्या होगा? समझो ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। फ्रीली परमिएबल में क्या होगा? आपकी इस मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ अंदर और कोई भी चीज़ बाहर आ जा सकती है, दैट इज़ फ्रीली परमिएबल। दूसरा सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल में क्या होगा? आपकी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली, मतलब आधी चीज़ें, सिलेक्टिवली नहीं, सॉरी, सेमी मीन्स हाफ, तो आपका जो मेम्ब्रेन है वो आधी चीज़ें अंदर लेगा और आधी चीज़ें बाहर छोड़ेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल छोटा है तो वो सेल के अंदर बाहर कर सकता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल बड़ा है, मतलब समझो ये आपका मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं, तो इन होल्स में से कुछ चीज़ें अंदर बाहर हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल, ठीक है, साइज के हिसाब से। सेमी परमिएबल किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। और फिर थर्ड टाइप आता है सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर। कौन सा मेम्ब्रेन आता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो मैं आपको मेम्ब्रेन के 3 टाइप्स बता रही हूँ। फ्रीली परमिएबल, कुछ भी अंदर बाहर कर सकता है सेल के, क्योंकि बड़े बड़े होल्स होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आधे सेल्स अंदर बाहर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज। और थर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल। इसमें क्या होगा कि आपके सेल्स खुद सिलेक्ट करेंगे कि मुझे अपने अंदर से क्या छोड़ना है और क्या बाहर लेना है। मतलब समझो कि सिलेक्टिवली परमिएबल में ऐसे ढक्कन जैसे लगा होगा, सेल की मेम्ब्रेन जो होगी उनमें ऐसे फ्लैप्स लगे होंगे, या आपकी सेल की मेम्ब्रेन है उसमें ये ढक्कन लगे होंगे। इनको जब कोई चीज़ खुद से बाहर छोड़नी होगी तो ये ढक्कन खुलेंगे, वो चीज़ बाहर निकलेगी और फिर से ढक्कन बंद हो जाएगा। तो मतलब मैं सिलेक्ट करके कोई भी चीज़ एक्सचेंज करूंगी, अंदर लूंगी या बाहर लूंगी, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आपका ये जो टोनोप्लास्ट है, ये वैक्यूल की जो आउटर लेयर है टोनोप्लास्ट, वो कैसी है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब क्या होगा? ये आपका वैक्यूल है और ये सेल के अंदर जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है या कोई भी साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है, इसमें से जो छोटा छोटा चीज़ें होगा वो वैक्यूल के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? दैट इज वाई टोनोप्लास्ट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। ओके, आगे देखते हैं। So did you understand this point? The vacuoles are bound by semi-permeable membrane called tonoplast membrane. This membrane helps in maintaining the composition of vacuolar fluid. इस टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के वजह से क्या होता है? आपके वैक्यूल के अंदर का फ्लूइड मेंटेन रहता है। ऑब्वियस सी बात है, आपका मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है तो कुछ चीज़ें अंदर आएंगी, कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी, तो इसके वजह से वैक्यूल के अंदर का भी कॉम्पोजिशन मेंटेन रहेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कुछ कम नहीं होगा, और साइटोप्लाज्म का भी कंपोनेंट सेम रहेगा। क्या बोल रही हूँ मैं? ये आपका वैक्यूल है, इसमें भी लिक्विड कुछ प्रेजेंट है, और ये आपका सेल है और इसमें क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल बोलो। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं? सेल सैप। आप साइटोप्लाज्म के लिक्विड को भी सेल सैप बोल सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है। तो ये साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है उसको हम बोलेंगे साइटोसोल, और वैक्यूल के अंदर का जो लिक्विड है उसको हम बोलेंगे सेल सैप। क्या बोलेंगे? सेल सैप। सो आपका ये जो मेम्ब्रेन है, ये टोनोप्लास्ट का जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्यूलर फ्लूइड। द सेल सैप मतलब ये आपके वैक्यूल के अंदर का कॉम्पोजिशन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सेल सैप का कॉम्पोजिशन, अंदर लिपिड होगा, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होंगे, वाटर होगा, तो जो चीज़ें वैक्यूल में होनी चाहिए वो वैक्यूल में रहेंगी सेल सैप बन के, और जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में होनी चाहिए वो साइटोप्लाज्म में रहेंगी साइटोसोल बन के, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो इंपॉर्टेंट है। जो वेस्ट है, जो चाहिए नहीं सेल को, सिर्फ वेस्ट नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल के लिए यूज़फुल होती हैं लेकिन उनको तुरंत नहीं चाहिए होती हैं, जैसे लिपिड, ठीक है, उनको स्टोर करना है लिपिड को, तो वो स्टोर कहाँ पर होगा? वैक्यूल में। तो उस वैक्यूल में सिर्फ वेस्ट चीज़ें जमा नहीं होती हैं, बहुत सारी स्टोर और यूजफुल चीज़ें भी स्टोर होती हैं, ठीक है। सो वैक्यूल के अंदर को फ्लूइड को बोलते हैं सेल सैप, और सेल के फ्लूइड को बोलते हैं साइटोसोल। इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन कौन सा है? टोनोप्लास्ट, जो इन दोनों को अलग रखता है। ओके, द सेल सैप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयंस एंड दस इज हाइपरटोनिक टू साइटोसोल।
क्या बोला गया है हमको इधर पे, आपका जो सेल सैप है, आपका ये जो वैक्यूल है, इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, आपका ये जो वैक्यूल है, सेल के अंदर का वैक्यूल, और ये साइटोप्लाज्म, वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, हमने बोला सेल सैप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेल सैप। और साइटोप्लाज्म में साइटोसोल प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बोला गया है हमको इधर पे, द सेल सैप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, मतलब आपके वैक्यूल का जो सेल सैप है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयंस, उसमें बहुत सारे अलग अलग आयंस स्टोर्ड है, जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ऐसे बहुत सारे आयंस स्टोर्ड हैं। और आपके साइटोप्लाज्म में ज़्यादा आयंस नहीं है, आपके साइटोप्लाज्म में ज़्यादा फूड कंपोनेंट है। तो आयंस ज़्यादा कहाँ पर हुए, साइटोसोल में या सेल सैप में? साइटोसोल में आयंस कम है और सेल सैप में आयंस ज़्यादा है। जहाँ पर कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स मोर एंड हाइपो मीन्स लेस। सो आपका जो सेल सैप है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू साइटोसोल, क्योंकि साइटोसोल में आयंस कम है और सेल सैप में आयंस ज़्यादा हैं। तो आपका सेल सैप क्या है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक टू किससे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, साइटोसोल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो सेल सैप को साइटोसोल के साथ कंपेयर करोगे तो सेल सैप में ज़्यादा आयंस है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक टू साइटोसोल। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक टू साइटोसोल। और आपके साइटोसोल में आयंस कम है तो हम साइटोसोल को बोलेंगे हाइपोटोनिक टू सेल सैप, मतलब इसमें आयंस कम है, किसके कंपैरिजन में, सेल सैप के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको हमने बोला हाइपोटोनिक। इसमें आयंस ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, साइटोसोल के कंपैरिजन में, इसीलिए हम इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक टू साइटोसोल। ये है आपका सेल सैप और ये है ये है आपका साइटोसोल और ये है आपका सेल सैप। अच्छे से सेल सैप और साइटोसोल के बीच का डिफरेंस समझ लो। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस, नोट इट डाउन। ऑल राइट, अब हम वैक्यूल्स के आगे के पॉइंट कवर करते हैं। हमने देखा कि जब कोई लार्ज प्लांट सेल होता है उसके बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो लार्ज होता है साइज में, वैसे ही स्मॉल वैक्यूल्स भी होते हैं। सो स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स, आपका जो सीड का सेल होता है वो ऑलरेडी खुद स्लो है, ठीक है, उसमें से अभी तक रूट और शूट नहीं निकले हैं। तो स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स ऑफ सर्टन प्लांट्स दे स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्रोटीन्स। हमने बोला था ना कि आपका जो वैक्यूल होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है, लेकिन वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट और हार्मफुल दोनों प्रोडक्ट स्टोर करता है। अब डिपेंड करता है कि आपका सेल का टाइप कौन सा है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। सो हमको यहाँ पर क्या बताया गया है, स्मॉल वैक्यूल्स जो होते हैं सीड के अंदर के, वो स्मॉल वैक्यूल्स क्या करते हैं, वो अपने अंदर प्रोटीन स्टोर करते हैं, क्योंकि अभी तक सीड फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं हुआ है तो वो खाना नहीं बना सकता खुद के लिए। तो जब तक हमारा सीड के फॉर्म में है, जब तक उसमें से रूट और शूट नहीं निकल जाता, जब तक उसमें से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक वो जो प्रोटीन उसके वैक्यूल में स्टोर्ड है वहीं से उसको न्यूट्रिशन और नरिशमेंट मिलते रहेगा। Vacuole stores excretory products or even compounds that are harmful or unpalatable. Unpalatable मतलब क्या होता है, undigestible to herbivores, thereby protecting the plants। मतलब हमको इधर पे क्या बोला गया है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स अपने अंदर वेस्ट स्टोर करते हैं और वेस्ट के साथ साथ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी स्टोर करते हैं। हार्मफुल प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है कि आपके प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होगा, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा, वो अपने अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस स्टोर करेगा जिसको अगर कोई एनिमल आकर खा ले तो उसके पेट में वो चीज़ नहीं पचेगी। तो अगर एक बार एनिमल ने ये प्लांट खाया और उसके पेट में वो नहीं पचा बिकॉज ऑफ द वैक्यूल, तो अब नेक्स्ट टाइम वो एनिमल उस प्लांट को नहीं खाएगा, इससे प्लांट प्रोटेक्ट हो गया। तो वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल अपने अंदर ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस स्टोर करके रखता है जो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो इंसान उस प्लांट को खाएगा या जो एनिमल उस प्लांट को खाएगा, हर्बीवोर मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, उन एनिमल्स के लिए वो अनपैलेटेबल हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताता है, अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ पेटल्स आर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट्स इन वैक्यूल्स। आपके प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं, उन फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पेटल्स होते हैं, उन पेटल्स को इतना ब्यूटीफुल कलर कहाँ से मिलता है, क्योंकि वैक्यूल्स अपने अंदर ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स को स्टोर करता है, जैसे लिपिड पिगमेंट या दूसरा कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये सारे पिगमेंट्स वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं, जिसके वजह से आपके फ्लावर को कलर मिलता है। आप पढ़ेंगे ये कलर जो क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसके वजह से आपके फ्लावर या लीफ में कलर आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखो कि वैक्यूल्स के अंदर कुछ पिगमेंट स्टोर होते हैं, जिनके वजह से आपके फ्लावर के पेटल्स कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है। इनटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। हमको क्या बोला गया, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि लाइसोसोम्स किसी चीज को फैगोसाइटोस करके अपने अंदर लेता है। फैगोसाइटोस मतलब किसी चीज को अपने अंदर खींच कर लेता है, एनगल्फ करता है। तो जब वैक्यूल सेल में से, समझो ये आपका सेल है और ये आपका वैक्यूल है, तो जब यहाँ पर अगर समझो कोई फूड पार्टिकल है, जब ये फूड पार्टिकल वैक्यूल के अंदर जाएगा, मतलब ये वैक्यूल फूड पार्टिकल को अपने अंदर खींच रहा है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, तो उस वैक्यूल को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल ने अपने अंदर क्या खींचा, फूड खींचा। समझो अगर वैक्यूल ने अपने अंदर लिपिड खींचा तो उसको हम बोलेंगे लिपिड वैक्यूल। वैक्यूल ने अपने अंदर प्रोटीन खींचा तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन वैक्यूल। अंडरस्टूड? ऑल राइट। इन फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर फॉर्म्स, अब हमको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि पैरामोशियम अलगे आपने पढ़ा है। सो पैरामोशियम में क्या बोला गया है, उसका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। पैरामोशियम सेल इमेजिन करो, पैरामोशियम सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो अपने अंदर से वेस्ट निकालता है। मतलब समझो हम किसी चीज़ को जब दबाते हैं तो उसके अंदर का प्रोडक्ट बाहर निकलता है। इमेजिन करो बलून, बलून के अंदर आपने पानी भर कर रखा है, आप बलून को दबाओगे तो पानी बाहर निकलेगा। वैसे ही पैरामोशियम क्या करेगा, पैरामोशियम के अंदर का जो वैक्यूल होता है, जब वो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर के प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, सेल के भी बाहर आ जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। ऑल राइट। वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब ये लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या बोला गया है कि वैक्यूल्स की वजह से आपके सेल की टर्जिडिटी मेंटेन रहती है। टर्जिडिटी मतलब क्या होता है, स्वोलननेस, इन्फ्लेमेशन। मतलब समझो मैंने किशमिश, सूखा किशमिश है जो चपटा है, उसको मैंने पानी में रख दिया तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो फूल जाएगा। तो इस फूले हुए सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल, और चपटे सेल को जिसमें पानी नहीं है उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड। क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। जैसे आपका प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब रेस्पिरेशन होता है, तो स्टोमाटा के अंदर जब वाटर भर जाता है तो वो मोटा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्जिड। और जब स्टोमाटा में से पानी निकल जाता है तो स्टोमाटा चपटा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड। सो हमारा जो वैक्यूल है, वैक्यूल जितना बड़ा होगा सेल उतना बड़ा होगा, क्योंकि वैक्यूल के वजह से सेल के डायमेंशन पे भी असर पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल। आपका वैक्यूल क्या करता है, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर समझ में आया आपको? ऑल राइट। अब हम देखते हैं हमारे सेल का नेक्स्ट ऑर्गेनल, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ग्लाइऑक्सीजोम्स। क्या है, ग्लाइऑक्सीजोम्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हमने, ऑक्सीजोम्स। ये क्या करते हैं, इट कंटेन्स सम एंजाइम्स। सी, दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम्स दैट कन्वर्ट फैटी एसिड्स टू शुगर। What are fatty acids? Fatty acids are nothing but long chain of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को एक साथ जोड़ दो तो फैटी एसिड मिलेगा, फैटी एसिड को ब्रेक करो तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट इज शुगर। करेक्ट। तो हमारा जो ग्लाइऑक्सीजोम होता है, इस ग्लाइऑक्सीजोम के कोर में ये जो डायग्राम है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम, क्योंकि हमने इसको मेम्ब्रेन बाउंड बोला है, मतलब इट कंटेन्स मेम्ब्रेन। दिस इज द साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम, एंड दिस इज द कोर, the center part of the glyoxysome which contains enzymes. Okay, so these membrane bound organelles matlab glyoxysomes contain enzymes which will convert what, you know that enzymes are also known as biological scissors because they convert big molecule into small molecule, matlab complex substance into simple substance. So glyoxysomes convert fatty acids to sugar because fatty acid लंबा चेन है। प्लांट जब सीड के फॉर्म में है, मतलब आपने सीड डाली है मट्टी में, अभी तक उसमें से प्लांट नहीं बना है, पर उस सीड को खुद को जिंदा रहने के लिए, मतलब खुद का सेल डिवीजन करने के लिए और प्लांट बनाने के लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए। मतलब समझो ये आपका लैंड है और यहाँ पर आपने सीड को सो किया है, इस सीड में से आगे जाके रूट और शूट निकलेगा, लेकिन
रूट और शूट निकलने के लिए सीड सरवाइव करना चाहिए, सीड खुद जिंदा रहना चाहिए, उसके सेल्स डिवाइड होने चाहिए। अगर सीड का ही सेल डिवीजन रुक जाएगा तो प्लांट निकलेगा क्या? नहीं, हम बोलेंगे सीड मर गई है। तो ये सीड के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा ना, स्मॉल वैक्यूल स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ऑर्गेनिक मटेरियल में प्रोटीन आता है, फैटी एसिड आता है। तो ये सीड के अंदर का जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड को हमारा ग्लाइऑक्सिजोम क्या करेगा, इसी सेल में ग्लाइऑक्सिजोम भी है सीड के अंदर। तो सीड के अंदर का जो ग्लाइऑक्सिजोम है वो उसके अंदर के फैटी एसिड्स को ब्रेक करेगा छोटे छोटे शुगर्स में। गेटिंग इट? ताकि हमारा सीड जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो अपने शुगर से ही अपना काम चला सके। एक बार जब सीड बड़ा हो जाएगा, उसमें से रूट और शूट निकल जाएगा, स्टेम निकल जाएगा, और जब इसमें लीव्स आ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस होने लगेगी सनलाइट के मदद से। तो अपने सीड को खाना मिलने लगेगा, प्लांट को खाना मिलने लगेगा। लेकिन जब तक प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं हो जाता तब तक वो ग्लाइऑक्सिजोम्स की मदद लेता है फैटी एसिड्स को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। ग्लाइऑक्सिजोम्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? जर्मिनेटिंग सीड्स में। जर्मिनेटिंग सीड्स मतलब जिनमें से आपका रेडिकल और प्लिम्यूल निकल जाता है। व्हाट इज रेडिकल? ये आपका सीड है, सीड में से जो रूट का पार्ट निकलता है इसको बोलते हैं रेडिकल, और ये जो ऊपर शूट की तरफ जाता है, जो आगे जाके स्टेम बनेगा, इसको हम बोलते हैं प्लिम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लिम्यूल। आप पढ़ोगे इसके बारे में। सो दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स वेयर द सेल्स यूटिलाइज स्टोर्ड फूड्स। यहाँ पर क्या होगा, ये सीड जब तक फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं हो जाती तब तक वो ग्लाइऑक्सिजोम का यूज करेगी ताकि वो अपने अंदर के फैटी एसिड को ब्रेक कर सके शुगर में, और वो उस शुगर को यूज कर सके। सो दैट द सेल्स यूटिलाइज स्टोर्ड फैट्स एज अ सोर्स ऑफ शुगर टिल इट स्टार्ट्स फोटोसिंथेसाइजिंग ऑन इट्स ओन। मतलब जब तक आपके सीड में से स्टेम नहीं निकल जाती, लीव्स नहीं आ जाते, फोटोसिंथेसिस नहीं चालू हो जाता, तब तक सीड अपने फूड के लिए सीड के अंदर जो फैटी एसिड स्टोर है उसको ही यूज करेगा। ग्लाइऑक्सिजोम्स उसको शुगर में कन्वर्ट करेंगे और सीड उस शुगर को यूज करके अपने आप को सेल डिवाइड करते रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके, नोट इट डाउन। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको आज का जो भी टॉपिक हमने कवर किया, वैक्यूल और ग्लाइऑक्सिजोम, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेक श्योर दैट यू रीड द टेक्स्ट बुक वंस एंड you write down everything that we have explained over here. And still, if you have any doubt regarding today's session or any other previous session, then feel free to ask your doubts in our comment section. And if you liked our video, अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, अपने ओपिनियन को हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।